इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था कि हम आपके लिए एक नई सीरीज जिसका टाइटल रिबॉर्न इन BTTH वर्ल्ड है वो अपने दूसरे चैनल मिस वॉइस ओवर 2 पर लेकर आए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वो आपको BTTH और सोल लैंड जितनी ही पसंद आएगी, तो आप उसे वहाँ क्लिक करके जरूर देखिएगा। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि जियान एंशिएंट टॉम पहुँच चुका है, जहाँ वो जूनर के साथ टेलीपोर्ट हुआ था। जूनर को उस जगह के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, इससे जियान को बहुत फायदा हुआ। हमें पता चलता है कि एंशिएंट टॉम में स्पिरिट बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें मारकर एनर्जी क्रिस्टल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। ये स्पिरिट बॉडीज 9 लेवल तक की हो सकती हैं, और जितनी ज्यादा लेवल की स्पिरिट बॉडी होगी, उनसे मिला हुआ एनर्जी क्रिस्टल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी उस जगह पर कुछ लेयर्स हैं, जैसे जैसे आगे की लेयर्स पर बढ़ेंगे, वैसे वैसे पावरफुल स्पिरिट बॉडीज के मिलने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। इसी वजह से जियान और जूनियर सीधा आगे बढ़ रहे थे। सेकेंड लेयर को पार करते करते उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, जिससे जियान अपना लेवल इंक्रीज कर लेता है। हालांकि उसी समय पर हुन क्लैन के हुन्या और हुनली दोनों इन पर हमला कर देते हैं, जो कि बाद में हारकर वहाँ से भाग गए थे। वो दोनों हार नहीं मानते और बीच में कुछ ट्रैप्स बिछाते हैं, जिनमें जियान और जूनियर फंस चुके थे। हालांकि वो ट्रैप्स जियान और जूनियर के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। हुन्या और हुनली ने स्पिरिट बॉडीज को एक जगह पर इकट्ठा किया, लेकिन जियान और जूनियर ने उन्हें हरा दिया। बाद में जब वो दोनों आगे बढ़े, तो वहाँ उनकी मुलाकात एक 9 लेवल की स्पिरिट बॉडी से हुई। उसे भी उन्होंने हरा दिया था, लेकिन वो बस हुन्या और हुनली की एक चाल थी। उस लेवल 9 स्पिरिट बॉडी को उन्होंने जानबूझकर वहाँ छोड़ा था, जिसे जियान और जूनियर जब उससे लड़े तो इस बीच वो उन पर हमला कर सके। हालांकि जियान ये चीज ऑलरेडी जानता था, इस वजह से उसने अपने क्लोन को आगे भेजा था। जब हुनली ने छुपकर हमला करने की कोशिश की, तो जियान का क्लोन गायब हो गया और यहाँ हुन्या और हुनली ही उल्टा फंस गए थे। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। जूनियर अभी हंसते हुए यही कह रही थी कि तुम लोगों ने कितना बेकार प्लान बनाया और सोचा कि हम इस प्लान में फंस जाएंगे। साथ ही जियान भी उनसे कहने लगा कि अगर तुम हमसे लड़ना ही चाहते हो, तो क्यों ना फुल एंड फाइनल बैटल कर लिया जाए, जिससे हम सबका समय बचे। इस पर हुनली और हुन्या हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लड़के, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझते हो, जबकि असल में तुम हमसे बहुत कमजोर हो। वो कहती है कि तुम सिर्फ 6 स्टार तो सॉन्ग लेवल पर हो, जबकि हम दोनों ही 8 स्टार तो सॉन्ग को टच कर चुके हैं। अगर लड़ाई होती है तो तुम कभी हमें नहीं हरा पाओगे। हम बस छिपकर तुम्हें इसलिए मारना चाहते थे, जिससे कि हम जितनी हो सके उतनी अपनी एनर्जी को बचा सके, क्योंकि यहाँ एंशिएंट टॉम में एनर्जी बहुत जरूरी है, वरना हम दोनों तो इजीली तुम दोनों को खत्म कर देते। ये सुनकर जियान कहने लगता है कि हाँ, वो तो मैंने देख लिया। पिछली बार जब हमारी फाइट हुई थी, तब अपना एक हाथ काट कर तुम डर कर भाग गए थे। उसी समय मैं समझ चुका था कि तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो। अभी जियान की ये बात सुनकर हुनली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि आज तुम और ये लड़की यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। हालांकि हुन्या और हुनली इसी तरह से बातें करते रहते, इसी वजह से जियान ने ही खुद पहले आगे बढ़कर हमला करना शुरू किया। वो यहाँ अपना एक पाम अटैक उनकी तरफ चलाता है, जिसे वो दोनों इजीली डॉज कर लेते हैं, और बाद में हुन्या अपनी सोल चेन्स की मदद से उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी वो दोनों मिलकर जियान पर हमला करने वाले थे, इसलिए जूनियर ने भी मौका पाकर तुरंत आगे बढ़कर हमला करना शुरू कर दिया। वो यहाँ हुन्या पर अटैक कर रही थी, जिसे रोकने के लिए हुन्या आगे बढ़ा और हुनली से कहा कि वो खुद जियान को संभाले। हुनली 8 स्टार दोजोंग लेवल पर है और जियान 6 स्टार दोजोंग लेवल पर है, इसलिए नॉर्मली देखा जाए तो हुनली ज्यादा ताकतवर है, लेकिन लड़ाई देखकर ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि हुनली के अटैक जियान बहुत इजीली रोक रहा था। साथ ही जियान के जो अटैक थे, उन्हें रोकने में हुनली को प्रॉब्लम हो रही थी। जियान तो अभी ये देखकर लड़ाई के बीच में ही हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में कितने ज्यादा कमजोर हो। तुम सच में खुद को ज्यादा ताकतवर समझ रहे थे और यहाँ तो तुम मुझसे लड़ तक नहीं पा रहे। ये सुनकर हुनली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहले तो अपने नॉर्मल अटैक्स कर रहा था, लेकिन जियान की ये बात सुनने के बाद वो तुरंत अपनी असली पावर एक्टिवेट करना शुरू करता है। वो यहाँ अभी अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे अपनी पावर को इंक्रीज किया जा सकता है, और क्लैन मार्क से मिलने वाली पावर के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। ये बात डायरेक्टली क्लैन से मिली ब्लड लाइन से मिलती है। अभी हुनली की बॉडी से एक ऑरा निकल रहा था, जिससे उसकी पावर धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। वो अभी जियान को चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि ये चीज तो तुम जानते ही होंगे कि ये क्लैन मार्क की पावर है। हालांकि मुझे तुम्हारे सामने इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम इससे बहुत दुखी हो गए होंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि जियाओ क्लैन इस तरह की पार्स बहुत पहले हो चुका है,
मतलब वो जियान का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। जियान इस बार के बारे में जानता है। उस क्लैन मार्क से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन इस क्लैन मार्क की वजह से हुनली की जो पार बढ़ी है उससे जियान को जरूर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हुनली अब 9 स्टार दोजोंग लेवल के कल्टीवेटर जितना ताकतवर हो चुका है। अभी जब हुनली ने आगे बढ़कर अपने वेपन से जियान पर हमला करना शुरू किया, तब जियान को पता चला कि 8 स्टार दोजोंग लेवल के कल्टीवेटर और 9 स्टार दोजोंग लेवल के कल्टीवेटर में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि जिस हुनली के हर एक हमले को जियान इजिली रोक रहा था, अब उसी हुनली के हमले और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हुनली की स्पीड भी बढ़ चुकी है और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। हालांकि जियान को पता था कि इसके साथ कैसे डील करनी है, इसलिए हुनली के कुछ हमलों को डॉज करने के बाद जियान ने तुरंत ही अपनी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक कंप्लीट की और अपनी बार को बढ़ा लिया। उस ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के बीच जियान के सर पर उसका क्लैन मार्क चमक रहा था, जिसे देखकर हुनली हैरान था। हालांकि वो क्लैन मार्क अचानक ही गायब हो गया। इसी वजह से हुनली को लगता है कि शायद वो बस एक इल्यूशन था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अभी यही सोचकर वो फिर से जियान पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही जियान पूरी रफ्तार से अपनी तलवार लेकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। हुनली किसी तरह से जियान के अटैक से बचता है, लेकिन वो ये चीज समझ चुका था कि इस अजीब सी टेक्निक के बाद जियान की पार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि अभी वो यहाँ रुककर जियान की तारीफ कर पाता, इसके पहले ही जियान ने एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए। जियान पहले माउंटेन ओपनिंग सील का इस्तेमाल करता है, जिससे जैसे तैसे हुनली बचता है और इतने में ही एक दूसरा हमला उसकी तरफ आ जाता है। इन लगातार हमलों की वजह से हुनली की हालत खराब हो चुकी थी। वो अब जियान के हमले से बचकर भागने लगा था। अभी उसे लग रहा था कि शायद वो और हुन्या मिलकर जियान को रोक सकते हैं। इसी वजह से वो हुन्या की तरफ देखता है, पर हुन्या की हालत खुद वहाँ बहुत खराब है। वो जूनियर से नहीं जीत पा रहा। ये देखकर हुनली सोचता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ हम तो हार जाएंगे। इसका मतलब अब इस फाइट को सीरियस लेने का समय आ चुका है। यही कहकर वो तुरंत अपनी एक सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करना शुरू करता है, जो कि उसने अपने ट्रम्प कार्ड के तौर पर बचा रखी थी। इस टेक्निक में वो आसपास की सारी एनर्जी को एक साथ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा था, जिससे कि वो एक पोर्टल ओपन कर सके। कुछ देर में वहाँ एक वॉइड पोर्टल ओपन होता है, जिससे बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट निकल कर आता है। जियान अभी उस बीस्ट को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि जियान सोच रहा था कि इस तरह की चीजों को हुनली अपना ट्रम्प कार्ड मानता है। हालांकि जियान कहता है कि सिर्फ तुम्हारे ही पास इस तरह की सीक्रेट टेक्निक्स नहीं है, मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर तुम जरूर खुश होंगे। इतना कहकर जियान सबसे पहले अपने उस मेन सोल पपेट को निकालता है और बाद में वो 8-9 पपेट्स को भी निकाल लेता है, जिनकी पार उसने मेन पपेट के साथ कनेक्ट कर दी थी। ये चीज उसने बहुत पहले सीख ली थी। इसी वजह से अभी उसका जो मेन सोल पपेट था उसका लेवल बढ़ चुका है। वो मेन सोल पपेट सीधा जाकर उस स्पिरिचुअल बीस्ट पर हमला करता है। अभी हुनली यहाँ अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से पाम अटैक तैयार करवा रहा था, पर वो इस अटैक को रेडी कर पाता। इसके पहले जियान के सोल पपेट ने जाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में एक पंच में उस बीस्ट की हालत खराब कर दी। अभी उसका लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो सोल पपेट इजीली एक 9 दोजोंग लेवल के कल्टीवेटर से लड़ सकता है। इसका मतलब जियान को हुनली से लड़ने की भी अब जरूरत नहीं है, उसे बस ऑर्डर देना है और सारा काम उसका सोल पपेट संभाल लेगा। जियान ने यहाँ वही ऑर्डर दिया और उसके सोल पपेट ने हुनली पर हमला करना शुरू कर दिया। अभी हमलों के बीच ही हुनली समझ चुका था कि वो जियान के सोल पपेट तक को नहीं हरा सकता, फिर आखिर वो जियान से कैसे फाइट करेगा। वैसे वो इस चीज से भी हैरान है कि आखिर जियान के पास खुद से ज्यादा लेवल का सोल पपेट कैसे आया। अभी जब फाइट चल रही थी, उसी बीच जूनियर वहाँ एक तूफान को अपनी तरफ आते हुए नोटिस करती है। उसे एंशिएंट टॉम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, इसी वजह से वो समझ गई कि खतरा उनकी तरफ आ रहा है और फिर फाइट रोककर वो सीधा जियान के पास आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर भागने लगती है। वो जियान से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जियान को पता तो नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, पर अगर जूनियर कह रही थी तो बात तो माननी पड़ेगी। इसी वजह से जियान ने अपने सोल पपेट को भी वापस बुला लिया था। अभी जियान और जूनियर को डरता हुआ भागता देख हुनली को लग रहा था क्या वो जीत गए, पर इतने में ही उसकी नजर भी उस तूफान की तरफ पड़ी। ये एक रेतीला तूफान है, जो कि एंशिएंट टॉम में नॉर्मल बात नहीं है। इसी वजह से वो समझ गया कि ये दोनों यहाँ से क्यों भागे। वो तुरंत ही हुनिया को आवाज लगाता है कि भाई हमें यहाँ से निकलना होगा, पर उसका भाई पहले ही वहाँ से भाग चुका था। अभी ये चीज देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन भागना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सबसे पहले भागना शुरू करता है। वैसे अब सीन चेंज होकर यहाँ जियान और जूनियर पर आता है, जो कि अभी पूरी रफ्तार से उस जगह से सीधा थर्ड लेयर की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ जियान जूनियर से पूछता है
कि आखिर वो क्यों भाग रहे हैं, जिस पर जूनियर बताती है कि एक रेतीला तूफान उनकी तरफ ही आ रहा है। उसने पढ़ा था कि ये तूफान एंशिएंट टॉम में करीबन 10 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन ये इतना खतरनाक है, इसकी वजह से जो स्पिरिचुअल बॉडीज हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और साथ ही जो कम लेवल के कल्टीवेटर हैं वो यहाँ उन कल्टीवेटर्स को कम लेवल का बोल रही थी, जो कि ऑलरेडी डॉजोंग लेवल के 8-9 स्टार्स को पार कर चुके हैं। इसका मतलब सच में ये तूफान बहुत खतरनाक चीज है। अभी इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन्हें सेकंड लेयर को पार कर थर्ड लेयर में एंट्री लेनी होगी, जिससे कि जो थर्ड लेयर का गेट है वो इजीली इस तूफान को रोक लेगा। हालांकि उसी दौरान उनकी मुलाकात हुआ जुआन और हुआ जी से होती है, जो कि यान क्लैन से बिलोंग करते हैं। इन चारों की पहले ही दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। अभी रास्ते में पता चलता है कि वो दोनों भी उसी तूफान के चलते भाग रहे हैं। हालांकि हुआ जी नोटिस करती है कि जियान का लेवल पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। वो अभी जियान की तारीफ कर रही थी, लेकिन जियान फिर से सारा क्रेडिट अपने लक को दे देता है। वैसे इसी बीच उन चारों की नजर पीछे आ रहे हुन ली और हुन्या पर पड़ती है। उन्हें देखकर हुआ जुआन जियान और जूनियर से कहने लगता है कि ये दोनों यहाँ ये जरूर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हालांकि जियान कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, ये बहुत बुरी तरह से पिट चुके हैं, अभी इन्हें एनर्जी रिकवर करने की जरूरत है, ये हम चारों से नहीं टकराने वाले। इससे हुआजी और हुआ जुआन को पता चलता है कि जियान और जूनियर पहले ही हुन ली और हुन्या को हरा चुके हैं। अभी इस चीज से वो दोनों ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वैसे हुआ जुआन यहाँ जियान से कहता है कि अब जब हम चारों मिल चुके हैं तो क्यों ना हम यहाँ टीम अप कर ले, क्योंकि इस तरह की खतरनाक जगह पर साथ रहना ही फायदेमंद है। हुआ जुआन और हुआसी पर भरोसा किया जा सकता है, इसी वजह से जियान और जूनियर ने हाँ कर दी। इससे अभी इनकी ये टीम स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, जिसका मतलब वहाँ हुनली और हुन्या की प्रॉब्लम भी बढ़ चुकी है। हालांकि उन्हें इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जब देखा कि हुआ जुआन और हुआसी हाथ मिला चुके हैं तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो इन दोनों को भी खत्म कर देंगे। हालांकि वो कर तो कुछ भी नहीं पा रहे, लेकिन प्लान उन्होंने पूरे बना रखे हैं। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होकर उस थर्ड लेयर के मेन गेट पर आता है, जहाँ ऑलरेडी गू क्लैन के कुछ दूसरे कल्टीवेटर्स पहुँच चुके हैं। इन्हीं कल्टीवेटर्स के बीच किंग यांग भी है, जो कि इन सभी का सीनियर है, या यूँ कह लो कि इन सभी से ज्यादा ताकतवर है। इसी वजह से वो सभी किंग यांग को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही वो किंग यांग पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं। इस थर्ड लेयर के टेलीपोर्टेशन गेट के बाहर खड़े हुए हैं और अभी बाकी क्लैन के कल्टीवेटर्स का आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी उनमें से कुछ तो कह रहे थे कि ना जाने वो कल्टीवेटर्स यहाँ तक पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस तरह के सैंडस्टॉर्म में फंसकर कोई भी कल्टीवेटर मारा जा सकता है। हालांकि इस पर गू जेंग, जो कि गू क्लैन से आया हुआ एक दूसरा कल्टीवेटर है, वो कहने लगता है कि चिंता करने की बात नहीं है, ब्रदर किंग यांग हमारे साथ हैं, इसलिए वो हमें तो कुछ नहीं होने देंगे। इस पर किंग यांग कहता है कि नहीं, तुम मेरे भरोसे नहीं रह सकते, अगर कोई खतरा आया तो तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, तभी तुम लोग इस एंशिएंट टॉम में सर्वाइव कर पाओगे। हालांकि जब वो ये सब कह रहा था, इतने में ही वो लोग सामने से जियान और बाकियों को आता हुआ नोटिस करते हैं। अभी जूनियर उन सभी को देखकर खुश होती है, क्योंकि वो भी जानती है कि किंग यांग पर भरोसा किया जा सकता है, और किंग यांग के होते हुए हुनली और हुन्या अब उनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अभी वहाँ पहुंचकर किंग यांग को भी खुशी हुई कि जूनियर पूरी तरह ठीक है। हालांकि जूनियर बताती है कि पिछले कुछ टाइम से हुनली और हुन्या से फाइट करने में बिजी थे, इसी वजह से उन्हें यहाँ आने में इतनी देर हो गई। ये सुनकर किंग यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये इस एंशिएंट टॉम की बुरी बात है कि यहाँ पर कोई अलग अलग टेलीपोर्ट होता है। अगर तुम लोग पहले से साथ होते तो अब तक हुनली और हुन्या जिंदा नहीं बचे होते। वहीं पर अभी जो वो दूसरा लड़का था गू जेंग, उसे भी इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर इतने में ही बाकी क्लैन के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो ये देखकर हैरान थे कि आखिर सभी उस पोर्टल के बाहर क्यों खड़े हुए हैं। वो उनसे पूछते हैं तो किंग यांग बताता है कि यहाँ के जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल है, या यूँ कह लो कि जो गेट है जो सेकंड लेयर को थर्ड लेयर से कनेक्ट करता है, वो फ्रीज हो चुका है। असल में वो जो एनर्जी थी वो क्रिस्टलाइज हो चुकी है, जिसे अपनी पार की मदद से अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ वो लोग इजीली उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन इस चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है, और पूरी की पूरी एनर्जी कोई एक अकेला आदमी नहीं लगाएगा, क्योंकि फिर थर्ड लेयर में सर्वाइव नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इन लोगों ने बाकियों के आने का इंतजार किया, जिससे कि वो आगे आने वाले क्रिस्टल्स को एक एक कर ग्रुप बनाते हुए डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे रास्ता भी खुल जाएगा और सबकी पार भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। वैसे अभी जब किंग यांग ये बात बता रहा था, इतने में ही वहाँ
हुन्या और हुनली भी आ गए, जिन्हें देखकर गुजेंग कहने लगता है कि जब सभी यहाँ आ ही गए हैं तो हमें अंदर चलना चाहिए। बस मैं एक काम फिनिश कर आया। इतना कहकर वो यहाँ हुनली और हुन्या की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों भी समझ चुके थे कि वो उनसे लड़ना चाहता है, लेकिन इसमें समझदारी नहीं है। इसी वजह से हुन्या कहने लगता है कि वो सैंडस्टॉर्म यहाँ पहुँचता ही होगा। अगर तुम लोग यहाँ रुके तो हम सब मारे जाएंगे। इसमें कोई फायदा नहीं। इस लड़ाई को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। वैसे भी तुमसे लड़ने में मुझे बहुत खुशी होगी, और वैसे भी मैं खुद इस लड़ाई के लिए बेकरार हूँ। अभी जूनियर और जियान को हुन्या की कही हुई बात सही लग रही थी। इसी वजह से वो गुजेंग से कहते हैं कि पहले हमें इस सेकंड लेयर से निकलना चाहिए। अभी बात खत्म होते ही वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सामने ना जाने कितने क्रिस्टल्स होंगे। इसी वजह से अलग अलग ग्रुप बना लिए जाते हैं। पहला ग्रुप सामने के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करता है और कम ही एनर्जी में वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे ये लोग सेकंड लेयर को पार कर लेते हैं। अंदर आने के बाद अभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इन्होंने सही किया। वो सैंडस्टॉर्म भी वहाँ तुरंत ही पहुँच चुका था। अगर ये अंदर नहीं आते तो उसमें फंस जाते। अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि सामने एक और क्रिस्टल है जिसे जल्दी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अभी दूसरा ग्रुप आगे आता है उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन इतने में ही जियान की नजर आसपास की दीवारों पर पड़ती है। वो नोटिस करता है कि कुछ अजीब है। इसी वजह से वो वहाँ हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि वहाँ कुछ भी नहीं था। बस नोटिस करने वाली बात ये थी कि जियान ने जब दीवार पर हमला किया तो उसके हमले से दीवार टूटी और फिर अचानक ही फिर से पहले की तरह ठीक हो गई। ये चीज जूनियर को भी अजीब लगती है। वो जियान से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो जियान कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ बस कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। इतने में ही वो नोटिस करते हैं कि पीछे जिस क्रिस्टल को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जिससे वो पार होकर आए थे, वो भी फिर से रिपेयर हो चुका है और फिर से पीछे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। अभी ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा अजीब थी, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। खैर इतने में ही गुजेंग को भी दीवारों से कुछ हलचल महसूस हुई, इसलिए उसने भी जियान की तरह हमला किया। यहाँ उसका हमला ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने गुस्से में किया था। इसी वजह से इस बार वो दीवार फिर से रिपेयर नहीं हुई, बल्कि वहाँ से कुछ अजीब से कीड़े निकलना शुरू हो गए। ये एंशिएंट टॉम डिवॉरिंग इंसेक्ट्स हैं, जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में बहुत पहले विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन ये एंशिएंट टॉम है जहाँ इस तरह की चीजें होना ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं है। हालांकि फिर भी ये लोग हैरान थे, क्योंकि अगर ये सच में एंशिएंट टॉम डिवॉरिंग इंसेक्ट्स हैं, तो ये लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अभी जब वो इंसेक्ट इनकी तरफ बढ़ रहे थे तो जियान ने अपनी फ्लेम की मदद से इन पर हमला कर उनमें से कुछ इंसेक्ट्स को खत्म कर दिया। जियान के हमले वैसे तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उन इंसेक्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि इस तरह के हजारों हमलों के बाद भी पूरी तरह से उन इंसेक्ट्स को नहीं मारा जा सकता। साथ ही आगे बढ़ने का और वापस लौटने का रास्ता अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। इसका मतलब इन्हें जल्द ही कुछ सोचना होगा। खैर अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, लेकिन न्यू सीरीज को चेक करना मत भूलना।